नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल यूनिक हिंदी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल भाग 2 की। दोस्तों, आज हम जिस विषय की बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न हर बार आते हैं। आज हम बात करेंगे आदिकाल के उस संदर्भ की जिसको लेके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने कथन कहे हैं। दोस्तों, इस वाली वीडियो से पक्का एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछ लेता है। अधिकांश परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसका नाम है आदिकाल का भाग 2। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। दोस्तों, जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है उसके नामकरण को लेके, क्योंकि आदिकाल के नामकरण को लेके विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से नाम दिए हैं और अपने अपने अनुसार एक नया नाम देने की कोशिश की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी एक नाम दिया जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं। तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का नामकरण मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देसी भाषा बोलचाल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं कि जो आदिकाल है उसमें हमें दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। दोस्तों बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो वीरगाथा नाम दिया उसके पीछे एक आधार क्या था। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया। जैसे इसमें उन्होंने 4 साहित्यिक पुस्तकें मानी हैं और 8 पुस्तकें देसी भाषा की। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया है उसमें कितनी पुस्तकें साहित्यिक हैं और कितनी पुस्तकें देसी भाषा की हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसमें से 4 पुस्तकें साहित्यिक मानी गई हैं। कौन कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। दोस्तों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है ये विद्यापति की रचनाएं मानी जाती हैं। तो ये 4 पुस्तकें साहित्यिक पुस्तकें मानी जाती हैं। दोस्तों, अगर हम देश भाषा की पुस्तकों की बात करें तो इनकी संख्या 8 मानी गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कितनी मानी हैं? 4। और देश भाषा की रचनाएं कितनी मानी है? 8 रचनाएं मानी हैं। कौन कौन सी हैं? खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमेंग जस चंद्रिका, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ। तो ये 8 जो पुस्तकें हैं ये देश भाषा की मानी गई हैं। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें अंतिम 2 और बीसलदेव रासो, अंतिम 2 कौन सी हैं? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली और बीसलदेव रासो। अंतिम 2 और बीसलदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। आदिकाल का नामकरण क्या रखा जाता है? वीरगाथा काल। जो प्राकृत की भाषा है, प्राकृत की भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। आदिकाल में प्राकृत की जो अवस्था है उसकी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था को पाली कहा जाता है, दूसरी अवस्था प्राकृत और तीसरी अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित या काव्य भाषा का बोध होता है। दोस्तों, ये एक बड़ा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्ग की बौद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों और सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर से विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आविर्भाव संवत 1050 से 1375 तक अर्थात महाभोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ पीछे तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र को क्या बोलते हैं? जो अपभ्रंश है या प्राकृत भाष हिंदी के पद हैं उसका हमें जो पता चलता है वो कब चलता है? वो पता चलता है विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में तो ये एक कथन था जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर हम आगे बात करें तो आगे शुक्ल जी बोलते हैं बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप ना लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार मिलाते थे जो इनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा में रखती चली जाती थी। तो ये एक कथन है। दोस्तों जो चारण आ रहा है वो कहते हैं जो जैन काव्य परंपरा के जो कवि थे उनको चारण या भाट कवि कहा जाता था। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल चारण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिलते हैं वह उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। दोस्तों ये भी एक बड़ा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगर हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरणों में विभाजित किया है। प्रकरण बोलते हैं अध्याय को। पूरे आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 प्रकरणों में विभक्त करते हैं। प्रकरण 1 जिसमें सामान्य परिचय दिया हुआ है, प्रकरण 1 जिसमें सामान्य परिचय दिया गया है, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों हम जल्द ही इन प्रकरण के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ताकि दोस्तों पिछले परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है कि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के कौन से प्रकरण से लिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो हिंदी साहित्य के आदिकाल की और आदिकाल में भी उस विषय में जहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।